दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी वर्णमाला को, और हमने हिंदी वर्णमाला के बारे में पिछली वीडियो में भी बताया है, हिंदी वर्णमाला के भेदों के बारे में। तो आज का भेद है नासिका के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो दोस्तों, हम पढ़ते हैं नासिका के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। नासिका के आधार पर नासिका के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। नासिका के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, यानी नासिका के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। यानी नासिका के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? कहेंगे दो प्रकार से। दो प्रकार से कौन कौन से समझते हैं। नंबर एक, अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर को चंद्रबिंदु स्वर भी कहते हैं। और नंबर दो, अनुनासिक स्वर। नंबर दो, हमने पढ़े नासिका के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वर के दो भेद होते हैं। नंबर एक अनुनासिक, जिसको हम चंद्रबिंदु स्वर भी कहते हैं, और नंबर दो अनुनासिक स्वर। और इनके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ते हैं। नंबर एक हम पढ़ेंगे अनुनासिक के बारे में। अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख और नाक दोनों से साथ साथ निकलती है, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। किन्हें? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख और नाक दोनों से साथ साथ निकलती है, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। जब हम जिन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो वायु अंदर से निकलती है, हवा निकलती है, वो दोनों का सहारा लेती है, मुख और नाक, इसलिए इनको अनुनासिक स्वर कहते हैं। ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, अनुनासिक ध्वनि में स्वरों का गुण होता है। अनुनासिक जो स्वर होते हैं उनमें स्वरों का गुण होता है। जैसे ए, आ, उ वाले शब्दों में अनुनासिक चिन्ह लगता है। अब कहेंगे वो कैसे लगता है? तो देखिए, जैसे हमने लिखा, क्या लिखा? हमने लिखा आँख। अब आँख लिखा, हम चंद्रबिंदु लगाएंगे। हमने ये चारों के बारे में बताया कि ऊ वाले शब्दों में, आ उ वाले शब्दों में अनुनासिक चिन्ह लगता है। तो कहाँ लगेगा? ये ऐसे, इसकी जैसी आकृति है तो यहाँ लगेगा, ऐसे करके। अब हम लिखते हैं क्या? हम लिखते हैं आंत, लिखते हैं चांद, लिखते हैं जैसे चांद लिखते हैं। तो जैसे ये आ की मात्रा है, उसके ऊपर ये। अब हम लिखते हैं जी, हम लिखते हैं अंधेरा।
अंधेरा, अंधेरा, तो इसके जैसी आकृति है कि नहीं, तो ये इस पे लगेगा। हमने जो बताया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अब अन्य स्वर, जैसे अन्य स्वर, अन्य स्वर ई, ए, ऐ, ओ, औ। इन स्वरों में अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी अनुनासिक के स्थान पर, अनुनासिक के स्थान पर क्या, अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। अनुस्वार, ये अनुस्वार कौन से होते हैं, ये, इसे अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार चिन्ह, अनुस्वार चिन्ह कहते हैं। कैसे लगेगा ये देखो, जैसे मैंने लिखा मैं, तो इस पे बड़ी ए की मात्रा है, बड़ी ए कहते हैं। जैसे आए, तो इस पे हम ये लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ये। और हमने लिखा नहीं या गोंद, अब इसमें ओ की मात्रा, तो हम इस पे चंद्र बिंदु ऐसे न करके, ये न लगा करके हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे अनुस्वार, ये लगाएंगे। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो दोस्तों अब हम आगे के भेदों के बारे में जानते हैं। अब इसके बारे में जानते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक, अब इसके बारे में जानते हैं। केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को निरनुनासिक स्वर कहते हैं। यानी केवल मुख से बोले जाने पर, जिनमें नाक का सहयोग नहीं होता है बोलने में, उनको हम निरनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे इधर, इधर, उधर, आप, वह आदि। अब एक बात और बता दें आपको, एक बात और बताएं आपको, ये न तो ये स्वरों की गिनती में आते हैं और न ही ये व्यंजनों की गिनती में आते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहते हैं अयोगभा कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण ए के बिना संभव नहीं है। अगर हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमें किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, हमें लेनी पड़ेगी ए की। अगर ये इसका सहारा नहीं लेते, तो अगर ये आज़ाद होते, अपने में स्वतंत्र होते, तो ये या तो स्वर में गिने जाते या फिर व्यंजन में गिने जाते, अगर व्यंजन में इनकी ज़रूरत होती तो। अब ये ए का सहारा लेते हैं, ए का सहारा, तो ये न तो स्वरों में गिने जाते हैं और न व्यंजन में गिने जाते हैं।
ये सब बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे जाति के आधार पर भेद। जाति के आधार पर भेद, इसके बारे में तो हमने जान ही लिया है, हम जान गए। ये न तो स्वरों की गणना में आते हैं और न ही व्यंजनों की गणना में आते हैं। इन्हें अयोह कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण ए के बिना संभव नहीं है। मैंने पहले भी बता दिया है। चलो हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। क्या? जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब स्वरों के दो भेद होते हैं जाति के आधार पर। नंबर 1 मौखिक रूप से बता दूं, सजातीय स्वर, और नंबर 2 विजातीय स्वर। अब सजातीय स्वर और विजातीय स्वर कौन से होते हैं, हम इनको समझेंगे। सजातीय स्वर कौन से होते हैं? अच्छा, इन्हें सहवर्ण भी कहते हैं। सहवर्ण का मतलब है समान वर्ण, यानी इसको हम सहवर्ण भी कहते हैं। अगर सहवर्ण दे दे एग्जामिनर या सजातीय दे दे तो दोनों की एक ही बात है, एक ही नाम है, क्योंकि सह का मतलब होता है समान वर्ण, सह का मतलब होता है समान, यानी समान जाति या यहाँ समान वर्ण कह लो। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं, समान वर्ण सजातीय स्वर कौन से होते हैं। सजातीय स्वर समान उच्चारण स्थान वाले सजातीय स्वर कहलाते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण समान हो, जिनका उच्चारण करने में समान ध्वनि निकले, समान मुख की आकृति बने, उन्हें समान उच्चारण स्थान वाले सजातीय स्वर कहलाते हैं। वो समान उच्चारण वाले सजातीय स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, आ, ई, उ, यानी ये दोनों समान उच्चारण स्थान वाले स्वर हैं। ये समान वाले, ये दोनों समान सजातीय स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, आ, ई, उ। अब पढ़ेंगे हम विजातीय स्वर के बारे में। विजातीय स्वर कौन से होते हैं, चलो हम समझते हैं। देखो, विजातीय स्वर सवर्ण के विपरीत गुण रखने वाले विजातीय स्वर कहलाते हैं। यानी हमने जो सजातीय स्वर हैं, यानी सजातीय स्वर के विपरीत गुण रखने वाले विजातीय स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, ऐ, ओ, औ। अब जब हम इन्हें तोड़ेंगे, है ना, इन्हें अलग अलग खंडों में तोड़ेंगे तो ये ए प्लस ई, यानी ये इससे, मतलब इसको तोड़ने पर ये वर्ड निकलेंगे, इसको तोड़ने पर ये निकलेंगे, इसको तोड़ने पर ये निकलेंगे, इसको तोड़ने पर ओ। तो दोनों के दोनों देखो, ये वर्ड दोनों असमान है ना, ये अलग, इसका उच्चारण ध्वनि निकलेगी इसकी,
इसकी अलग उच्चारण ध्वनि निकलेगी, यानी इनका अलग अलग उच्चारण स्थान है, इसलिए ये विजातीय स्वर कहलाते हैं। चलो दोस्तों, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे मुख की मांसपेशियों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी मुख की मांसपेशियों के आधार पर मुख का वर्गीकरण। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। किसके आधार पर? मुख की मांसपेशियों के आधार पर। कौन कौन से होते हैं इन्हें हम जानेंगे। यानी शिथिल स्वर। शिथिल स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मांसपेशियों में केवल कम तनाव रहता है उन्हें शिथिल स्वर कहते हैं। जब हम जिन स्वरों का उच्चारण करते हैं और हमारे गले की यानी हमारे मुख की मांसपेशियों पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है तो उसे शिथिल स्वर कहते हैं। अब ये कौन कौन से हैं? जैसे ए, ई और ऊ। यानी जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख की मांसपेशी हैं उन पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ेगा। देखो, आप उच्चारण करके देखो साथ, ए, ई, ऊ। कोई भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा हमारे मुख की मांसपेशियों पे। अब नंबर 2 पे चलेंगे। नंबर 2 है मध्य स्वर। कौन सा है? मध्य स्वर। मध्य स्वर। मध्य स्वर। मध्य स्वर यानी मुख की मांसपेशियों के आधार पर, यानी मुख्य स्वर, यानी मध्य स्वर, यानी मुख की मांसपेशियों के आधार पर मध्य स्वर। मध्य स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मांसपेशियों की हल्की दृढ़ हो, मांसपेशियां हल्की दृढ़ हो, यानी शिथिल स्वरों से थोड़ा सा ज़्यादा प्रभाव पड़े गले की मांसपेशियों पर, यानी मुख की मांसपेशियों पर बोलने पर। जैसे ए, ओ, यानी आ, ई, ऊ से थोड़ा सा ज़्यादा प्रभाव पड़ा उच्चारण करने पर, तो ये मध्य स्वर कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे दृढ़ स्वर के बारे में। ये इसी का पार्ट है, यानी मुख्य मांसपेशियों के आधार पर हमने ये इन 3 भागों में बांटा था, जैसे शिथिल स्वर और मध्य स्वर और दृढ़ स्वर। अब हम दृढ़ स्वर। अब दृढ़ से तो मतलब आपको आभास हो गया होगा कि मजबूत। जिन स्वरों के उच्चारण में मांसपेशियों में अधिक तनाव यानी अधिक तनाव पड़े उन्हें दृढ़ स्वर कहते हैं। जैसे ई, ए, ओ, यानी औ। जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमें सांस खींचनी पड़ेगी और हमारे मुख की जो मांसपेशी हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा इन दोनों से। कौन कौन से? यानी शिथिल स्वर और मध्य स्वर, इन दोनों से अधिक प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इनको दृढ़ स्वर कहते हैं। दोस्तों अब हम ज़्यादा लंबी वीडियो को न खींचते हुए हम अब यहीं पर विराम देते हैं। दोस्तों, आपसे हमारा पुनः आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी तरह आपको आगे वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों, आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।